नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने आज जो टॉपिक चुना है उसका नाम है जूनागढ़ रियासत। दोस्तों, अभी हम रियासतों के भारत में विलय टॉपिक को कवर कर रहे हैं लगातार। तो कुछ ऐसे रियासत थे, अधिकांश रियासत ऐसे थे जिसने बड़े ही आसानी से भारत के साथ भारत संघ में विलय होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे राज्य थे जहां पे भारत सरकार को अतिरिक्त प्रयास करने पड़े थे। ठीक है, कई जगह तो पुलिसिया कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़ी थी, जैसा कि हैदराबाद रियासत के मामलों में आपने देखा है। हमने पहले पिछली कक्षाओं में उसके बारे में भी चर्चा किया है। तो जूनागढ़ रियासत भी उन्हीं रियासतों में से एक था जहां भारत सरकार को अतिरिक्त प्रयास करने पड़े थे इसके भारत के साथ विलय करने के लिए। कई सारी कूटनीतिक दांव पेच जो है यहाँ के शासक के द्वारा किए गए थे, जिसपे अंततः जो है भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन जैसे महत्वपूर्ण नेतृत्व के दम पे जो है पूरा किया था और इस रियासत को भारत के अंदर विलय किया था। यह जूनागढ़ रियासत जो जैसा कि इस मैप पे आप देख पा रहे हैं, यह लोकेशन जो है यह जूनागढ़ रियासत का लोकेशन है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है जूनागढ़ रियासत हुआ करती थी ब्रिटिश भारत के दौरान। ठीक है, और यह जूनागढ़ रियासत का जो है तत्कालीन समय का मैप है, इसे आप समझ सकते हैं। तो इसके लोकेशन को एक बार देखिए कि यह क्या लग रहा है कि यहाँ पे समुद्र तट है। ठीक है, तो यह तटीय क्षेत्र में यहाँ पे कोने पे इसकी अवस्थिति दिखती है। ठीक है, तो आज हम जूनागढ़ रियासत के बारे में बहुत ही विस्तार से एक एक बातों को जानने वाले हैं। दोस्तों, यह जूनागढ़ रियासत जो था वह अभी वर्तमान के गुजरात राज्य में स्थित था। जो अभी गुजरात राज्य जो है, तो यही लोकेशन जूनागढ़ रियासत का था जहाँ पे तत्कालीन समय में यह रियासत काम करती थी। ठीक है, यह जूनागढ़ रियासत काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में अरब सागर के तट पर। तो आपसे परीक्षा में यह भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि यह किस सागर के तट पे है। ठीक है, एक ऑप्शन दे देगा अरब सागर, एक ऑप्शन दे देगा बंगाल की खाड़ी, एक ऑप्शन दे देगा हिंद महासागर। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब ये गुजरात की बात आई तो यहाँ पे इस लोकेशन पे क्या है, यहाँ पे अरब सागर है, ये अरब सागर है। ठीक है, ये अरब सागर का लोकेशन है और यह बंगाल की खाड़ी का लोकेशन है। तो जो जूनागढ़ रियासत था वह यहाँ पे था, तो यह अरब सागर से जो है इसकी सीमा नजदीक थी। ठीक है, तो यह काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो है अवस्थित था। ठीक है, और अरब सागर के तट के निकट स्थित था। इसका भौगोलिक स्थिति ऐसा था जिस वजह से यह एक प्रमुख रियासत बन गया था। तटवर्ती क्षेत्र था, तो निश्चित रूप से क्या होता है, जब जल के अंदर वहाँ पे बंदरगाह का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, और जलमार्ग का उपयोग किया जा सकता है। जलमार्ग के माध्यम से जो है व्यापारिक कार्यों को अच्छे तरीके से संचालित किया जा सकता है। तो इसलिए भी जो है इसका लोकेशन बड़ा महत्वपूर्ण था। वर्तमान में यह रियासत गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जो है यह वर्तमान में स्थित है। दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। इसकी भौगोलिक सीमा की बात हमने कर ही ली। ये काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में अरब सागर के तट के निकट अवस्थित है। ठीक है, और जो आप गिरनार की पहाड़ियों के बारे में जानते होंगे, ये गिरनार की पहाड़ी जो है यहाँ, यह एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे गिर नाम का क्षेत्र है और एशियाई शेरों के लिए यह क्षेत्र जो है बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस रियासत के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो यह रियासत 8,643 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था, यह जूनागढ़ रियासत। और जो खास बात थी इस रियासत के मामले में वो क्या थी कि यहाँ की लगभग 80% आबादी जो थी वो हिंदू थी। ठीक है, जूनागढ़ की लगभग 80% आबादी जो थी दोस्तों वो हिंदू थी, हिंदू आबादी थी। और जो यहाँ के शासक थे वो शासक कौन थे? शासक मुसलमान थे दोस्तों। ठीक है, आबादी हिंदू की बहुल है, अधिक है, और जो शासक हैं यहाँ पे वो कौन है?
शासक मुस्लिम है। ठीक है, वहाँ के तत्कालीन नवाब का नाम था मोहम्मद महावत खान जी तृतीय। इसका नाम ध्यान रखेंगे, मोहम्मद महावत खान जी तृतीय इस समय यहाँ पे नवाब थे। लेकिन ये नवाब थोड़े अलग किस्म के थे। ये विभिन्न प्रकार के पालतू कुत्तों के शौकीन थे। जो ये मोहम्मद महावत खान जी थे, ये पालतू कुत्तों के शौकीन थे, कुत्तों को पाला करते थे बहुत बड़ी संख्या में। और इतना ही नहीं, इन कुत्तों की ये शादी करवाते थे, और कुत्तों की शादी में जो है भव्य समारोह का आयोजन करवाते थे ये महावत खान जी। ठीक है, और बहुत उस पर खर्च करते थे, बहुत पैसा लुटाया करते थे। नवाब थे ही, पैसे की कोई कमी थी नहीं, तो क्या करता, खर्च करने का कोई बहाना तो चाहिए, व्यवस्था चाहिए ना। और शौक कैसा, तो कुत्तों को पालने का। तो कुत्तों को पालते थे, कुत्तों का ब्याह करवाते थे, समारोह आयोजित करवाते थे और पैसे खर्च करते थे। तो यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। इससे अधिक कोई विशेषता जो है हास्यास्पद विशेषता इनके साथ जुड़ी हुई नहीं थी। ठीक है, यह जूनागढ़ जो था यह भारतीय राज्यों के बीच में था। ठीक है, इसकी कोई भी स्थलीय सीमा जो थी वो पाकिस्तान से नहीं मिलती थी। लेकिन चूंकि तटीय क्षेत्र, इसका लोकेशन जो था वो क्या था, यहाँ पे था। इस तटीय क्षेत्र में यहाँ पे ये लोकेशन था जूनागढ़ का। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समुंदर है। ठीक है, तो यहाँ से जो कराची बंदरगाह था ये नज़दीक था। ठीक है, पाकिस्तान का कराची बंदरगाह जो है यहाँ से जाना आसान था, और लगभग 300 मील की दूरी थी। ठीक है, लगभग 300 समुद्री मील की दूरी थी यहाँ से कराची बंदरगाह की। और जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है भारत का, जिन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में जानते हैं, सोमनाथ मंदिर, वो उसका लोकेशन जो है इसी क्षेत्र में है। ठीक है, इसी जूनागढ़ रियासत वाले क्षेत्र में है। और जो गिर, जो शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, उसका लोकेशन भी इसी जूनागढ़ रियासत में है दोस्तों। तो गिर के शेर दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इतना ही नहीं, इस जूनागढ़ रियासत के अंदर कुछ ऐसी छोटी छोटी जागीरें भी थीं जो भारत के साथ विलय करना चाहती थी। वो चाहती थी कि हम भारत के अंग बन के रहें। ठीक है, तो इसलिए मान लीजिए कि जूनागढ़ रियासत है। ठीक है, तो इसमें एक जागीर मान लेते हैं कि ये है, एक जागीर ये है, एक जागीर ये है, एक जागीर ये है, और ये छोटे छोटे जागीरें बीच में थी। तो ये जागीर के जो लोग थे, जो प्रमुख थे, जमींदार थे, तो ये भारत के साथ अपना विलय करना चाहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ, लग रहा है ना कि इस लोकेशन में ये जगह जगह पे छेद हो गया है। तो यह इसकी आकृति जो थी इन छोटे छोटे जागीरों की वजह से जो है एक छलनी के समान लगने लगी थी। ठीक है, छलनी के समतुल्य जो है इसका लोकेशन दिख रहा था। ठीक है, और ये जो जितने भी रियासतें थी यह उलझे थे, गुथे हुए थे। ये भारतीय संघ के साथ मिलना चाहते थे, लेकिन इनकी अवस्थिति इस प्रकार से थी कि ये भारत के मूल भाग और जूनागढ़ रियासत का जो क्षेत्र था तो वहाँ पे उलझे हुए थे, एक दूसरे के बहुत करीब करीब थे और छलनी के समान ये दिखते थे दोस्तों। ठीक है, नवाब जो थे ये शुरू से भारत के साथ रहने की बात करते थे या तो न्यूट्रल रहने की बात करते थे कि हम किसी भी पक्ष में नहीं जाएंगे। जैसा कि माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन आदि में कई बार चर्चा हुई है। संविधान सभा का जो गठन हो रहा था वहाँ भी चर्चा हुआ। माउंटबेटन योजना में क्या था कि या तो देशी रियासतें भारत को चाहें तो भारत के साथ चले जाएं, या तो पाकिस्तान के साथ रहना चाहें तो पाकिस्तान में विलय कर लें, और अगर वो चाहें तो वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। यह प्रावधान जो है वो माउंटबेटन योजना में किया गया था। ठीक है, तो यह नवाब साहब जो थे यहाँ के, खान जी साहब, तो यह शुरू में सोच रहे थे कि या तो भारत के साथ ही रह जाते हैं या नहीं तो न्यूट्रल रहेंगे, एक स्वतंत्र अपना अस्तित्व बना करके रखेंगे। ठीक है, लेकिन शाहनवाज भुट्टो कौन थे, ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ये पिता थे। कौन, शाहनवाज भुट्टो। ठीक है, और बेनजीर भुट्टो का नाम आप जानते होंगे, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी रही हैं, अब तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये बेनजीर भुट्टो के दादा थे। कौन, शाहनवाज भुट्टो। और यह
जूनागढ़ के दीवान थे उस समय में। जूनागढ़ के प्रधानमंत्री कौन थे? शाहनवाज भुट्टो। इसे ध्यान रखेंगे, ये जूनागढ़ के प्रधानमंत्री थे, दीवान थे उस समय पे। और ये भुट्टो जो थे, शाहनवाज भुट्टो, ये जिन्ना और मुस्लिम लीग के प्रभाव में थे। तो जिन्ना और मुस्लिम लीग के प्रभाव में अब प्रधानमंत्री है, तो इसने धीरे धीरे जो है इस नवाब को, खान जी को जो है मोटिवेट किया पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए, ठीक है। और मोटिवेट ही नहीं किया, वो नवाब मोटिवेट हो भी गया, ठीक है। इधर देश आज़ाद हो रहा था। इसी बीच में उसी दिन, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, उसी दिन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है पाकिस्तान में विलय के दस्तावेज पे जो है इसने हस्ताक्षर भी कर दिया, ठीक है। कब? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसलिए भी यह रोचक है टॉपिक जूनागढ़ रियासत, कि जिस दिन भारत आज़ाद हो रहा था उसी दिन जो है पाकिस्तान में विलय के लिए यहाँ के नवाब ने, जूनागढ़ रियासत के नवाब ने जो है विलय के दस्तावेज पे हस्ताक्षर भी कर दिया, ठीक है। जिन्ना जो है वह लगभग 1 महीने तक इस पे कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया, ठीक है। लेकिन 13 सितंबर 1947 ईस्वी को जिन्ना ने, पाकिस्तान ने जो है जूनागढ़ के विलय को औपचारिक मंजूरी दे दी, ऑफिशियली जो है स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम आपके विलय पत्र पे को स्वीकार करते हैं, ठीक है। जिन्ना ने जो इसे स्वीकार कर लिया था जूनागढ़ को, इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ भी जिन्ना की कूटनीति थी। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में, जूनागढ़ रियासत में लगभग 80% जो थे वो कौन थे? हिंदू आबादी निवास करते थे, ठीक है। हिंदू आबादी निवास करते थे, ठीक है। तो अगर भारत कहती कि भाई यहाँ पे हिंदू आबादी निवास कर रही है, अधिकांश हिंदू आबादी बहुसंख्यक में है, और जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत था कि आज़ादी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, कि जो हिंदू बहुल क्षेत्र हैं वो भारत के पास रहेंगे और जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उसको जोड़ करके पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। तो भारत सरकार चूंकि इस बात को लेकर के अड़ी हुई थी, या इस बात पे बात करती कि भाई ये द्विराष्ट्र के सिद्धांत जो है उसका उल्लंघन है, यहाँ पे आबादी हिंदुओं की अधिक है, लगभग 80% आबादी हिंदुओं की है, इसलिए जो है यह भारत का भाग रहेगा। तो जिन्ना क्या कहता कि अगर यहाँ पे 80% आबादी जूनागढ़ में जो है हिंदू की है, और तुम कह रहे हो कि भारत का भाग होगा, तो भाई कश्मीर जो है यहाँ पे अधिकांश आबादी तो मुस्लिम का है, कश्मीर में अधिकांश आबादी जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों का है। तो जिन्ना क्या कहता है कि अगर जूनागढ़ में 80% हिंदू है, तुम कह रहे हो कि ये हिंदू बहुल क्षेत्र में होना चाहिए, भारत के साथ रहना चाहिए इसको, और ये भारत का अंग है, तो हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान में अधिकांश आबादी मुस्लिमों की है, तो इसलिए कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का भाग। यही कूटनीति जो है जिन्ना का था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत था, टू नेशन थ्योरी, इसके आधार पे इसका, जिन्ना की इस नीति का विरोध किया था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जूनागढ़ रियासत के अंदर, जब चूंकि नवाब ने साइन कर दिया था 15 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान के साथ विलय समझौता कर लिया था, 13 सितंबर को जिन्ना ने उस पर अपनी सहमति भी दे दी थी। तो इसको देख करके, और आबादी चूंकि यहाँ की हिंदू की बहुल थी, तो वहाँ के 2 जागीर थे, मंगरोल और बावरियावार, ठीक है। एक जागीर का नाम था मंगरोल और दूसरा का नाम था बावरियावार। तो इन दोनों जागीरों में जो है विद्रोह फैल गया, ठीक है। इन दोनों जागीरों के शासक जो थे वो भारत के साथ रहने का इन्होंने निर्णय कर लिया, और नवाब के पाकिस्तान के साथ जाने का विरोध किया, और भारत के साथ जो है ये दोनों जागीर, मंगरोल और बावरियागढ़ वाले जो थे, उन्होंने विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि जूनागढ़ के नवाब ने इसे अपनी संप्रभुता पे हमला माना। स्वाभाविक सी बात है, हमला मानेंगे, ठीक है। तो फिर उसने वहाँ पे दमन चक्र चलाया, सैनिक कार्रवाई की, और उसको वहाँ पे लोगों को जो बहुत परेशान किया, और सैन्य कब्जा कर लिया दोबारा से। कहाँ पे? मंगरोल और बावरियावार में। फिर भारत सरकार को यही मौका तो चाहिए था कि भाई तुम, जो नवाब था वो दमन चक्र चला रहा था, सैनिक कार्रवाई करके कब्जा कर लिया था, तो भारत सरकार को यही पॉइंट चाहिए था। एक नैतिक आधार भी तो होना चाहिए हमला करने के लिए या किसी बड़ी कार्रवाई करने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे मिल गया भारत सरकार को, एक सीधा मौका मिल गया हस्तक्षेप करने का, ठीक है। इसके बाद जो है भारत सरकार ने यहाँ पे हस्तक्षेप किया, ठीक है। इसी दौरान जो है
नवाब का जो पाकिस्तान में विलय पत्र पे जो उसने समझौता किया था, इस निर्णय को लेकर के काठियावाड़ की जनता में जो है, उस क्षेत्र के लोगों की जनता में भारी जो है असंतोष फैल गया। ठीक है। फिर महात्मा गांधी के भतीजे थे श्यामल दास गांधी। श्यामल दास गांधी कौन थे? महात्मा गांधी के भतीजे थे। ठीक है। तो इनके नेतृत्व में 25 सितंबर 1947 ईस्वी को जो है बम्बई में क्या हुआ, जूनागढ़ की मुक्ति के लिए आरजी हुकूमत नामक और अस्थाई सरकार या समानांतर सरकार की स्थापना की गई। दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी समानांतर सरकारें स्थापित हुई थी कई बार, खास करके भारत छोड़ो आंदोलन में भी भारत के 3-4 स्थलों पे जो है, बलिया में, सतारा में, उड़ीसा में, तमलुक में, इन जगहों पे क्या हुआ था, समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। तो वही स्थिति जो है फिर से यहाँ बन गई और इस आरजी हुकूमत ने जो है, इस आरजी हुकूमत जो है, यह नाम किसका था? अस्थाई समानांतर सरकार का, जिसका नेतृत्व किसने किया था? श्यामल दास गांधी के प्रयासों से इसका स्थापना हुआ था, इस अस्थाई सरकार आरजी हुकूमत का। दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। इस समानांतर सरकार में महात्मा गांधी के भतीजे श्यामल लाल गांधी के अलावे, श्यामल दास गांधी के अलावे रतुभाई अदानी जैसे नेता भी शामिल थे। अब इस समानांतर सरकार ने जो है सशस्त्र विद्रोह के लिए जो है अपना फौज बना लिया। ठीक है, जिसका नाम था आज़ाद जूनागढ़ फौज। आज़ाद जूनागढ़ फौज का गठन कर लिया। अब आज़ाद जूनागढ़ फौज ने जो है सशस्त्र आंदोलन, सशस्त्र विद्रोह करना शुरू किया और उस जूनागढ़ क्षेत्र के छोटे छोटे कुछ गांवों को जो है इन्होंने अपने अधीन कर लिया, उनके ऊपर कब्जा भी कर लिया। तो ये आरजू हुकूमत जो है, इसे ध्यान रखेंगे, यह जो है समानांतर सरकार या अस्थाई सरकार, जैसे भी दोनों में से कुछ भी आपको ऑप्शन परीक्षा मिल सकता है, तो वो थी। और श्यामल दास गांधी के नेतृत्व में बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 1947 ईस्वी को। और इसका जो सशस्त्र विंग था उसका नाम था आज़ाद जूनागढ़ फौज। इसे ध्यान रखेंगे। अब भारत सरकार ने क्या किया कि कूटनीतिक कदम उठाना शुरू किया। भारत सरकार ने जो है व्यापार, ईंधन, खाद्यान्न की आपूर्ति सब को जो है रोक दिया और नाकेबंदी, आर्थिक नाकेबंदी कर दी। तो भाई अब अन्न नहीं जाएगा, खाद्यान्न नहीं जाएगा तो आदमी खाएगा क्या? नवाब जो वहाँ पे लोगों को परेशान कर रहा था, भारत सरकार को जो है यह कठोर कार्रवाई करनी पड़ी थी। फिर इन्हीं परिस्थितियों में जब भारत सरकार बहुत अधिक हावी हो गई वहाँ पे, पटेल जी और बीपी मेनन साहब, तो फिर ये नवाब जो थे, ये अपने कुछ प्रिय कुत्तों और कुछ प्रिय बेगमों को अपने साथ लेकर के अक्टूबर 1947 ईस्वी में जो है नवाब महावत खान जी चले गए विमान से। कहाँ? कराची, पाकिस्तान। ठीक है। कब? अक्टूबर 1947 ईस्वी में। कहाँ चले गए? पाकिस्तान, जिसमें इसने अपने कुछ प्रिय बेगमों को, थोड़ा मोड़ा जो खजाना ले जा पाया वो, और अपने कुछ प्रिय कुत्ते जो इसके थे उसको लेकर के यह चला गया कराची, पाकिस्तान। ठीक है। अब जब नवाब ही भाग गया तो अब यहाँ पे जो उसके दीवान थे शाहनवाज भुट्टो साहब, अब ये क्या करते, मरता क्या नहीं करता। तो जब स्थिति को इन्होंने देखा कि अब स्थिति अनियंत्रित हो गई है, तो इन्होंने 8 नवंबर 1947 ईस्वी को भारत सरकार से संपर्क किया। कब? 8 नवंबर 1947 ईस्वी को भारत सरकार से जो है शाहनवाज भुट्टो ने संपर्क किया और भारत सरकार के क्षेत्रीय कमिश्नर को जो है कहा कि भाई आप जूनागढ़ आइए और यहाँ का प्रशासन संभालिए। ठीक है। औपचारिक रूप से जो है भारत सरकार के चीफ कमिश्नर को इसने यहाँ पे आमंत्रित किया। फिर भारतीय सेना जो है वहाँ पे 9 नवंबर 1947 ईस्वी को जूनागढ़ में प्रवेश करती है और व्यवस्था को शांतिपूर्ण तरीके से नियंत्रित करती है। कब? 9 नवंबर 1947 ईस्वी को। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? अब वहाँ पे प्रशासनिक नियंत्रण जो है वह भी सही तरीके से किया जाना था ना। अब ये तो हमने रियासत का विलय कर लिया, तो रियासत के विलय किए जाने के बाद उसके लिए जो है जो वहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था होगी वो भी तत्काल रेडी रखना पड़ेगा। तब तो सीधे विलय पत्र पे हस्ताक्षर हुआ या हमारे अधिकार क्षेत्र मूल क्षेत्र आया और हमने अपने तरीके से जो है पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को रेगुलेट करना शुरू कर दिया था। तो इस लोकेशन का, जूनागढ़ का जो है जितना प्रशासनिक व्यवस्था जिस तरीके से संचालित किया जाना था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में उनके सचिव बीपी मेनन के द्वारा जो है तैयार किया गया था।
और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी नीलम बुच थे। कौन थे? नीलम बुच। तो इनको जूनागढ़ का पहला भारत सरकार की तरफ से प्रशासक नियुक्त किया गया था, ताकि जब तक जनमत संग्रह नहीं होता है तब तक जो है एक नागरिक व्यवस्था को अच्छे तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। इस प्रकार जो नीलम बुच थे, ये नीलम बुच ये भारत सरकार के द्वारा इस जूनागढ़ रियासत में जो है नियुक्त किए जाने वाले पहले प्रशासक थे। अब चूंकि भारत अनाधिकारिक रूप से कुछ नहीं करता है, हर चीज को एक सही तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से करने का उद्देश्य होता है, आज भी रहता है, उस समय में भी था। तो इसलिए जो नेता थे, जो भारत सरकार थे, नेहरू जी थे, वल्लभ भाई पटेल थे, तो ये लोग सोचते थे कि भाई इस तरीके से इस क्षेत्र को अपने अधीन लिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है कहीं कोई किसी प्रकार का आवाज़ ना उठे कि आपने भाई जो है ज़बरदस्ती इसको अपने अंदर मिला लिया है। तो इसके लिए एक जनमत संग्रह यहाँ पे होना था। फिर क्या होता है कि 20 फरवरी 1948 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वैधता को दिखाने के लिए और वैधता प्राप्त करने के लिए जो है इस जूनागढ़ रियासत के अंदर क्या हुआ, एक जनमत संग्रह हुआ। ठीक है। और इस जनमत संग्रह के दौरान भारत के एक न्यायिक अधिकारी थे जस्टिस सीवी नागस्कर, ताकि किसी प्रकार की कोई अनियमितता ना हो, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, तो इसलिए जस्टिस सीवी नागस्कर के नेतृत्व में जो है यहाँ पे चीज़ों को संचालित किया गया। इन्हीं की देखरेख में जो है जनमत संग्रह यहाँ पे हुआ था। और चौंकाने वाली बात यह थी कि लगभग 2,01,457 लोगों ने जो है यहाँ पे भारत के पक्ष में वोट दिया, जनमत संग्रह में मत दिया, और मात्र 91 लोग जो थे वो पाकिस्तान के पक्ष में थे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि यह जो नवाब यहाँ का था वो कितना बड़ा अन्याय करने वाला था, किया था, जिसने पाकिस्तान के साथ 15 अगस्त 1947 को विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया था। यह यहाँ रहने वाले लोगों के लिए कितना बड़ा अन्याय था दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ 2,01,457 लोगों ने भारत में रहने के लिए अपनी सहमति दी, वहाँ मात्र 91 लोगों ने पाकिस्तान में विलय के लिए अपनी सहमति दी कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है। तो इसलिए यह जनमत संग्रह जो हुआ, तो इसके बाद यह बड़ा जो जनमत था वो भारत के पक्ष में था, और इस प्रकार जो है इस घटना को एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति भी जो है, अंतर्राष्ट्रीय वैधता भी जो है मिल गए थे। उसी प्रकार कुछ और जागीरें थी, जैसे बावरियागढ़, मनावदर, बंतवा आदि जागीर, यहाँ पे भी जो है जन्म संग्रह कराया गया। तो यहाँ पे भी जो है 100% लोग जो थे वो भारत के पक्ष में थे, और उन्होंने भारत में रहने के प्रति जो है अपना वोट दिया था, मत दिया था। सिर्फ 8 वोट मिले थे मनावदर में, जो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान जाएंगे दोस्तों। ठीक है। जब भारी जन समर्थन जो है दिख गया भारत सरकार को, तो भारी जन समर्थन के बाद जूनागढ़ को पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा मान लिया गया, और जनवरी 1949 में जो है आधिकारिक तौर पे सौराष्ट्र राष्ट्र में जो है इसे शामिल कर लिया गया। यह सौराष्ट्र जो है दोस्तों, इसी को बाद में गुजरात नाम से स्थापित किया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार जनवरी 1949 में जो है आधिकारिक रूप से भारत सरकार ने इस जूनागढ़ रियासत को सौराष्ट्र राज्य में शामिल कर लिया, और यही सौराष्ट्र राज्य जो है बाद में 1960 ईस्वी में गुजरात के नाम से जाना गया। मतलब चूंकि भाषा के आधार पे जो है बॉम्बे और गुजरात में विभाजन किया गया, मतलब बॉम्बे से 2 राज्यों का गठन किया गया, एक बम्बई और एक गुजरात। ठीक है। तो यह क्षेत्र जो था यह गुजरात के अंदर इसे शामिल कर लिया गया। ठीक है। जो वर्तमान गुजरात राज्य है भारत का, तो इसमें यह वर्ष 1960 ईस्वी में गुजरात का निर्माण हुआ था, और भारत का भाग तो जनवरी 1949 में ही जूनागढ़ बन गया था आधिकारिक रूप से। दोस्तों, इस प्रकार आज के इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी, हर उन बातों पे हमने चर्चा किया है। कभी कभार क्या होता है, ये सब हिडन टॉपिक होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो ये हिडन टॉपिक है। यहाँ से मिसलेनियस प्रकार के जो है प्रश्न बनते हैं, जिसके बारे में अक्सर आदमी सोच के नहीं जाता परीक्षा हॉल में कि इन रियासतों से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं, और जब पूछ लिया जाता है तो बस हम
उसे गलती करने को मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय आंदोलन के पूरे टॉपिक को हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से जाना है, समझा है, एक एक मुद्दों पे, एक एक बिंदु पे जो है हमने बात किया है। तो ये देश के आज़ाद होने के बाद जो एकीकरण का कार्य था, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो पुडुचेरी हो, उसको भारत में मिलाया गया। उसके साथ ही जितने भी देसी रियासतें थी, तो उसमें जो बड़ी देसी रियासतें जिसने बदमाशी किया, जो सहजता से भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, उन रियासतों के लिए भारत सरकार को जो है बहुत तरह के कूटनीति का प्रयोग करना पड़ा, कई जगह सैनिक प्रयोग भी करना पड़ा, पुलिसिया कार्रवाई भी करनी पड़ी। तो इसलिए जो है यह महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब भारत सरकार के अथक प्रयासों से जो है यह भारत संघ का भाग बना। तो इसी कड़ी में जूनागढ़ रियासत का जो अध्याय है वो यहीं ख़त्म होता है। अगर परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे। आप बस भरोसा जताइए और पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। निश्चित रूप से अगर परीक्षा में सवाल बनेंगे तो इस सेशन से बाहर नहीं जाएंगे, और परीक्षा में सवाल तो बनेंगे, ठीक है ना। आपने आज इस जूनागढ़ रियासत के पढ़ने के संदर्भ में आपने ये जाना कि एक नवाब कुत्ते का कितना बड़ा शौकीन था, जो कुत्तों की शादी करवाता था, ठीक है ना। तो इस तरह की घटना ऐसे ऐसे रियासतों में ही आपको देखने को मिलेंगी। और रियासतों के बारे में जो बचे हुए रियासत हैं, जैसे जोधपुर रियासत की बात करें, उन पे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भोपाल रियासत पे चर्चा करेंगे, और सबसे बढ़ के कश्मीर रियासत पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इन सब पे बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। तो आप पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। निश्चित रूप से अगर सवाल पूछे जाते हैं तो आज के सेशन से बाहर नहीं होंगे। फिर जल्द ही मिलते एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।